Hello guys, my name is Karan Pratap Singh and this is my first lesson about the habeas corpus case and हम यहाँ पे बात करेंगे habeas corpus केस से रिलेटेड। और ये केस कब हुआ, ये क्यों हुआ और ये इतना मतलब अलग से इसके बारे में ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे था और ये केस हुआ था। जो सिटीजन्स थे जो इमरजेंसी में जेल में थे और जिनके फंडामेंटल राइट्स काफ़ी वायलेट हुए थे, उनसे रिलेटेड एक केस था। और इस केस के जो है ये केस ब्लैक स्पॉट माना जाता है जुडिशरी के ऊपर, क्योंकि इस केस के जजमेंट ने गवर्नमेंट को फेवर किया और सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट होने दिया, उनकी मतलब रक्षा नहीं कर पाया। तो इस वजह से ये केस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इस केस को समझने के लिए आपको मीसा समझना होगा। मीसा वो एक्ट था जिसके अंदर ये सारी गिरफ्तारियां हुई थी। उसी के साथ आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन समझना होगा, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये दो लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इनका मतलब क्या है, लोग अक्सर इन्हें इग्नोर कर देते हैं, पर ये वही दो शब्द हैं जिनकी वजह से पूरी उथल पुथल हुई थी इंडियन हिस्ट्री में। और ये इससे रिलेटेड तीन केस हुए थे और वो तीन केस जिनका नाम है उनका नाम है ए के गोपालन, मेनका गांधी और हेबियस कॉर्पस केस। पहले ए के गोपालन केस हुआ था, फिर हुआ था हेबियस कॉर्पस केस और फिर हुआ था मेनका गांधी केस। तो ये समझते हैं कि इस केस के बारे में। उससे पहले इस केस को समझने के लिए आपको बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वही काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ये इमरजेंसी का टाइम था और क्यों ऐसा हो गया, जुडिशरी अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट की पावर कैसे कम हो गई कि वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को नहीं बचा पाई, ये सब देखते हैं। भी उससे पहले शुरू करते हैं, समझते हैं कि डिटेंशन अरेस्ट अरेस्ट क्या होता है। सीधी सी बात है अरेस्ट, लेकिन इसके दो टाइप्स हैं। पहला टाइप तो आम तौर पे जो हम सब लोग देखते हैं, हम सबको पता है, वो है कि किसी ने कुछ गलत किया, उस पर ट्रायल चला कोर्ट में और अगर वो दोषी पाया गया है तो उसे पनिशमेंट हो जाती है। और जब वो ट्रायल में होता है, उसका ट्रायल चल रहा है तब वो जेल में है, तो उसे अंडर ट्रायल डिटेंशन कहते हैं। तो ये तो ठीक है, समझ में आता है, किसी ने गड़बड़ की और उस पर ट्रायल चला एंड ही वॉज गोइंग टू जेल। सेकेंड इज़ वेरी डेंजरियस, दैट इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें सिर्फ डाउट के बेसिस पे ही किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसने किया कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक डाउट होता है कि ये गड़बड़ ऐसी कर देगा, तो उसे ये अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है। कोई ये एक्ट मतलब गलत पावर किसी के हाथ में चली जाए तो अपनी खुन्नस निकालने के लिए ही इस एक्ट के इस्तेमाल करके किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकती है। सो अब ये था कि कौन, बट देखो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है अपने कंट्री में कि इंडिया जैसी कंट्री में ये कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी एलिबोरेट तरीके से लिखा गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन की, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। और किसी कंट्री में इतना नहीं चलता है, चलता भी है तो काफ़ी कम लेवल पे और इतना एलिबोरेट करके इतना प्रमोट नहीं होता है वहाँ पे। लेकिन अब है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी जिम्मेदारी बनी कि अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रही है, किसी को डिटेन किया जा रहा है, तो उसके भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए। तो वो अधिकार जो हैं हमारे, वो मिलते हैं आपके आर्टिकल 22 से। आर्टिकल 22 हमें कुछ अधिकार देता है कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रहा है तो क्या होना चाहिए, हमारे क्या अधिकार होंगे। उसमें बेसिकली ये अधिकार है कि आप क्यों डिटेंड किए गए ये बताना पड़ेगा पुलिस को, पुलिस ने आपको किया है अगर। आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा कि आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको मौका दिया जाए कि आप कोई अपना, आप अपनी बात रख पाएँ, आप कोई लॉयर कर पाएँ। ऐसा नहीं कि बस जेल में डाल दिया और आपको आपकी सुनी नहीं जा रही है। और अब ये समझ लिया प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो आर्टिकल 19 में समझ लीजिए प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 से, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन से हमें काफ़ी हमारे राइट्स प्रदान करता है। आर्टिकल 19 क्या है, राइट टू फ्रीडम है, आपकी घूमने फिरने की आज़ादी इससे आती है। 19(1) फ्री मूवमेंट का अधिकार देता है कि आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं, अगर आपको कोई बेवजह रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो आपका फंडामेंटल वायलेट हो रहा है। आर्टिकल 19(1) ये राइट टू रेसिडेंस है कि आप देश में कहीं भी जाके बस सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप राइट टू फ्री मूवमेंट है और रात के 12 बजे आप पहुंच गए ताजमहल और कह रहे हैं कि मुझे देखना है ताजमहल, और आपको कोई रोक रहा है तो आप कह रहे हैं ये नहीं, मेरा राइट टू फ्रीडम है, ये फ्री टू मूवमेंट है, आप ऐसा ऐसा नहीं कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 21, ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम। तो ये कहता है कि आपकी जो पर्सनल फ्रीडम है और लाइफ है उससे डिप्राइव्ड आपको नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर उससे डिप्राइव्ड करना हो तो
उसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा और वो होगा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसे समझेंगे, इसे अभी समझ जाएंगे कि ये वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से इतनी गड़बड़ क्यों हुई। वहाँ पे यही अभी इतना समझिए कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ के अंडर लॉ बनेगा और फिर आपकी फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम और आपकी लाइफ छीनी जा सकती है। पर्सनल फ्रीडम छीनने का मतलब क्या, आपको जेल में डाल देना। लाइफ छीनने का मतलब क्या है, आपको डेथ दे देना। एंड अगेन द आर्टिकल 22, आर्टिकल 20 वही प्रिवेंटिव डिटेंशन से आपके अधिकार मिलते हैं। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको कर लिया गया है तो आर्टिकल 22 बताता है कि आपके पास कौन से अधिकार हैं। तो क्लॉज 1 से 3 है, ये तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। और क्लॉज 4 to 7 है, नहीं क्लॉज 1 से 3 प्यूनिटिव डिटेंशन की बात करता है कि जब आपको ऐसे सिंपली अरेस्ट किया जाता है, आपने कुछ किया हो। और क्लॉज 4 to 7 आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। सो आप ये समझिए कि स्टेट को अगर आपकी लाइफ लेनी है या पर्सनल फ्रीडम से आपको डिप्राइव करना है तो उसको लॉ बनाना पड़ेगा। ऐसा ऐसा आप ये केस समझ सकते हैं, अरुणा शानवाग का केस हुआ था। आप इसे नेट पे पढ़ लीजिए, इसमें भी आप थोड़ा समझ सकते हैं। लेकिन आप बस अभी इतना समझिए। इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई एक बूढ़ा आदमी है, जैसे कोविड-19 का दौर चल रहा है, वो बूढ़ा आदमी है और उसकी लाइफ को रिस्क है। अभी कहा जा रहा है एजेड जो है, जो काफ़ी ये 60 साल के ऊपर है, इनकी लाइफ को रिस्क है, इनकी मतलब बचने के चांसेस कम होते कोविड से। और वेंटिलेटर पे उसके बचने के चांसेस कम है। तभी एक यंग आदमी आता है कि वेंटिलेटर है, तो आप ऐसा थोड़ी कर सकते उस बूढ़े आदमी को हटा दें वेंटिलेटर से और इसी यंग आदमी को मतलब उसको ट्राई करें, उसको बेड दे दें। ऐसा नहीं हो सकता है। आप उस बूढ़े आदमी की लाइफ को डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करना है तो आपको लॉ बनाना पड़ेगा, पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ेगा ऐसा कोई कि तब, और वो लॉ बनेगा तब जाके ऐसा कुछ हो सकता है। सो ये समझिए आप। अब यहाँ से एक केस समझते हैं कि ये इन सब चक्करों में, ये सब जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये कैसे शुरू हुआ। ये ए के गोपालन केस थे। ए के गोपालन केस तो है, एक इंसान थे ए के गोपालन, वो केरल के थे, 5 टाइम एमपी रहे थे, खिलाफत मूवमेंट में साथ थे, कांग्रेस में थे लेकिन लेटर ये कम्युनिस्ट बन गए थे। इन 1947 मद्रास स्टेट अरेस्ट हिम एंड कीप हिम इन जेल फॉर 3 years। मद्रास स्टेट ने अरेस्ट कर लिया और इन्हें जेल में रख दिया। 1947 में किया था, ध्यान रखिए। अभी इंडिया आज़ाद हुआ है लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है। कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1950 में जाके इम्प्लीमेंट होता है। तो पहले ब्रिटिशर्स ने के अंडर कुछ एक्ट थे, ब्रिटिशर ने बहुत तंग किया। वो लोग ऐसे एक्ट बनाया करते थे और एक दो एक्ट थे उनके जिससे वो किसी को पकड़ के भी अंदर डाल देते थे। सो सॉरी, सॉरी फॉर डैट। सो वो 3 साल रहे 1947 से। फिर 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ तो प्रिवेंटिव डिटेंशन बनाया गया एक्ट। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों बनाया गया, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन बनाया गया और फिर उस एक्ट के अंदर उनको जेल में रखा गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों बनाया गया उस टाइम पे, क्योंकि देखो ब्रिटिशर ने बहुत परेशान कर रखा था। तो हम लोगों ने सोचा नहीं था, हम लोगों ने सोच के रखा था कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान नहीं रखेंगे, क्योंकि नहीं अच्छा लगेगा ना कि इंडिपेंडेंट कंट्री में हम ऐसा, वो तो ब्रिटिशर लोगों का काम था, हम लोग ऐसा क्यों करें। लेकिन करना पड़ा। इसकी वजह ये थी कि देश तुरंत आज़ाद हुआ था, गरीब था, कम्युनलिज्म पीक पे था। और ये क्षेत्रीय जो क्षेत्र का अपना सबके इंटरेस्ट थे, अपने क्षेत्रीकरण अपने चरम पे था, सब लोग देश को तोड़ने में लगे थे, अपने इंटरेस्ट में लगे हुए थे। उसी टाइम पे आपको पता होगा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का भी चल रहा था। काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाषा के आधार पे स्टेटों का वो कर दो। तो हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम स्टेट, तेलुगु तमिल, ये सब भाषाओं पे काफ़ी ये क्षेत्रीयवाद चल रहा था। तो इस समय ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जाते थे, इसमें दंगे होने के बहुत चांसेस होते थे। अब ऐसे चीज़ों से बचने के लिए जो क्या हुआ कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाना पड़ा। अब हम लोग इसी इंतज़ार थोड़ी करेंगे, एक तो गरीब देश है, ऊपर से पैसे इतने हैं नहीं, रिसोर्सेज हैं नहीं, और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतने और राइट्स। तो हम लोग इंतज़ार थोड़ी करेंगे कि वो कुछ गड़बड़ करे। इस वजह से हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया कि जो लोग तोड़ने की कोशिश, हम लोग पहले ही जेल में डाल देते हैं। वल्लभ भाई पटेल ने ये बनाया और काफ़ी उन्होंने कहा था कि वो 2-3 रातों तक सो नहीं पाए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि आज़ाद भारत में भी हमें ऐसे एक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये एक्ट पास हुआ आर्टिकल 22 के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 22। और जब ये एक्ट पास हुआ, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर ए के गोपालन जी को रखा गया, तो इनके फिर लॉयर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उससे पहले आपको समझना होगा कि ये प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या है एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। अभी आप ये समझिए। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई लॉ पार्लियामेंट या किसी अथॉरिटी ने बनाया हो उस देश की,
फिर जब वो जुडिशरी उसको चेक करेगी, लॉ को जुडिशियल रिव्यू उसका होगा, कोर्ट देखेगी, तो कोर्ट बस ये देख सकती है कि उसका प्रोसीजर कैसा है, मतलब और कुछ नहीं चेक कर सकती है, बस प्रोसीजर चेक कर सकती है, प्रोसीजर उसका सही है कि नहीं है, मतलब कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मिली है कि नहीं मिली है, बिल सही से बिल पे डिस्कशन हुआ है कि नहीं हुआ है, दोनों सदनों में वहाँ की जो भी हो, जहाँ से पास होना हो वहाँ से पास हुआ है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पास ही नहीं कराया ऐसे ही लॉ बना दिया है, तो बस इतना चेक कर सकती है और कुछ नहीं चेक कर सकती है। ये प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ इंग्लैंड पार्लियामेंट में चलता है, इंग्लैंड में चलता है। इंग्लैंड के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कहा जाता है कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है एक्सेप्ट टू कन्वर्ट अ मैन फ्रॉम वुमेन एंड अ वुमेन टू मैन। सो आप ये समझिए प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये उसने लॉ बना दिया, जुडिशरी कुछ चेक कर पा नहीं रही है, बस प्रोसीजर ही चेक कर पा रही है, तो सुप्रीमेसी किसकी है यहाँ पे, सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट की। नाउ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन द सिस्टम कोर्ट चेक प्रोसीजर एज वेल एज सब्सटेंस ऑफ लॉ, मतलब कोर्ट लॉ बना, लॉ गया जुडिशियल रिव्यू के लिए, तो कोर्ट ये तो चेक करेगा ही कि प्रोसीजर कैसा है, लेकिन साथ में ये भी चेक करेगा कि सब्सटेंस कैसा है, ऐसा तो नहीं कोई ऊट पटांग लॉ बना दिया हो, अपने आप में लॉ भी तो ठीक होना चाहिए ना। तो बेसिकली ये चलता है अमेरिका में, और जहाँ पे ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का वहाँ जुडिशियल तुम्हारी सुप्रीम होगी, क्योंकि सीधी सी बात है जुडिशियल सुप्रीम है, पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बनाएगी गलत है तो जुडिशियल से खारिज कर देगी। सो अब आपको मैं एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ कि एग्जांपल से आप इसे कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई लॉ बना है और वो लॉ कह रहा है कि अगर कोई पर्सन दोषी पाया गया है मर्डर के केस में, तो उसकी सज़ा क्या होगी। उसकी सज़ा ये होगी कि पहले उसे लटकाया जाएगा उन्नाव में, लटका के मारा जाएगा उन्नाव में, ठीक है, फिर वो पैदल चलेगा उन्नाव से कानपुर, फिर उसे लास्ट में गंगा रिवर में फेंक दिया जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए ऐसा लॉ बन गया, अब ये लॉ गैस जुडिशियल रिव्यू के लिए, अब जहाँ पे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो हो रहा है, तो कोर्ट बस ये चेक करेगा कि यह लॉ सही से, प्रोसीजर इसका सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, दोनों सदनों में पास हुआ है, सब सही से वोटिंग वोटिंग हुई है कि नहीं, और अगर किसी इंसान को इसके अंडर सज़ा दी गई है तो वो सज़ा सही से दी गई है कि नहीं गई है। ऐसा तो नहीं है कि बोला जा रहा है गंगा में फेंकना और उसे आग में जला दे रहे हैं। गंगा में फेंकना लिखा है तो सिर्फ गंगा में फेंकना है, पीटना लिखा है तो उसे पीटेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जहाँ चल रहा है वहाँ जाएगा, तो ये तो सीधा सीधा वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, ऐसा कोई लॉ थोड़ी बना सकते हैं आप। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो कोर्ट है प्रोसीजर तो चेक करेगा ही कि हर जगह से पास हुआ है कि नहीं सही से, और वोटिंग वोटिंग होगी, बाकी वो सही चेक करेगा कि अरे ये कैसा लॉ बनाया है, मतलब ऐसा भी कोई लॉ बनता है क्या, मर्डर के केस में किसी को ऐसा सज़ा थोड़ी मिलेगी, काइंड ऑफ रबिश लॉ, ठीक है, तो वो लॉ रिजेक्ट कर देगा सीधा से। तो अब ये समझ लेना कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जहाँ होगा वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है, लॉ बना दिया उसने, बस काम खत्म, बस जुडिशरी ये चेक करे कि लॉ सही से बना है कि नहीं, लॉ के अंडर सजा हुई है तो सजा ठीक से दी गई है कि नहीं दी गई। वहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है कि लॉ तो चेक करेगी, साथ में चेक करेगी लॉ अपने आप में कैसा है। तो ये है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या फॉलो करता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सो हम लोग को तो ऐसे कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि अपने यहाँ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ तो फॉलो होता नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही फॉलो होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ना जाने कितने ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड बता चुकी है, और अपने यहाँ जुडिशरी थोड़ी पावरफुल है, आराम से आप किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर नहीं सकते हैं। लेकिन इसके पुख्ता आपको सबूत मिलेंगे, हार्ड प्रूफ इन आर्टिकल 13(2). आर्टिकल 13(2) कहता है, सॉरी, आर्टिकल 13(1) बात करता है कि जो लॉ बने हैं वो इंडिपेंडेंस के पहले के, आर्टिकल 13(2) बात करता है कि लॉ बने इंडिपेंडेंस के बाद। तो आर्टिकल 13(2) 13 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर कोई लॉ बना है और वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो लॉ उस एक्सटेंट तक खारिज कर दिया जाएगा जिस एक्सटेंट तक वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा। सिंपल वर्ड्स, कि मान लीजिए 10 पॉइंट का कोई लॉ बना है, उसमें से 2 पॉइंट ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, तो वो 2 पॉइंट हटा दिए जाएंगे, खारिज कर दिए जाएंगे, उस सीमा तक अवैध होगा। किस सीमा तक, वो 2 पॉइंट की सीमा तक, और बाकी लॉ माना जाएगा। लेकिन अगर पूरा ही लॉ खराब है, 10 के 10 पॉइंट ही कोई ऐसा लॉ बना दिया उठ पटांग, तो वो पूरा का पूरा लॉ खारिज हो जाएगा। सो दिस इज, हम लोग समझ सकते हैं कि अपने यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है। नाउ नेक्स्ट, लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये कॉन्ट्रडिक्शन ही जो है सबसे बड़ी हड्डी बना
वो कॉन्ट्रडिक्शन है कि सारे फंडामेंटल राइट्स पे तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लगता है, लेकिन आर्टिकल 21 पे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है। आर्टिकल 21 पे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ खतरनाक चीज़ है, कितनी डेंजरस है। जो आर्टिकल हमारी पर्सनल फ्रीडम और लाइफ के बारे में है, उसी पर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। इसका मतलब आर्टिकल 21 से हमारी लाइफ और पर्सनल फ्रीडम से रिलेटेड पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसमें या कोई और कोर्ट इसमें कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? क्या संविधान जो बना रहे थे, क्या उनसे गलती हो गई लिखने में? नहीं, ऐसा नहीं है। इन ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस लॉ इज रिटन, but it shall in that petty further cuts and with replaced with procedure established by law. So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ऐसा किया होगा, why they do done it. So ये हम लोग पहले समझ चुके हैं कि जब देश आज़ाद हो रहा था तो गरीब था देश, और उसमें काफ़ी ऐसी ताकतें थी जो देश को तोड़ने में लगी हुई थी। अब हमें कोई ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहा है, कोई देश को तोड़ने में लगा हुआ है, और हमें उसे अरेस्ट करना है, उसकी पर्सनल फ्रीडम और उसकी लाइफ लेनी है। उसकी नहीं लेंगे तो देश को तोड़ डालेगा, ऐसे दंगे करा देगा। और अगर हमने उसकी ले ली फ्रीडम, उसको जेल में डाल दिया और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और हमने तो आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ बंधे होंगे। वो तुरंत कहेगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है, ये तुमने जो जिस एक्ट के अंदर इसको अरेस्ट किया, एक्ट गलत है सरासर, तुम ऐसे किसी की पर्सनल फ्रीडम नहीं ले सकते हो। छूट जाएगा वो आदमी, फिर से जाके दंगे मचाएगा। तो इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ रखते हैं, वरना ऐसे तो कोई भी छूटता रहेगा। तो उन्होंने ये सोचा। सो हमें अपनी कंट्री को यूनाइट करने के लिए हमें ऐसे चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के साथ जाना चाहिए। एंड ये कॉन्ट्रोडिक्शन ए के गोपालन केस में आया। सबसे पहले उनके लॉयर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने ये बातें कही। क्या बातें कही? उन्होंने कहा कि सारे फंडामेंटल राइट पे तो जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लग रहा है, ये कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ आर्टिकल 21 पे है आप प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ लगा रहे हैं। बेसिकली ही वांट टू से दैट these are equals, they are same, procedure established by the due process of law. So if they are same, then preventive detention act is invalid. So मेरे जो अरेस्ट है उसे अवॉइड करिए आप। और उन्होंने सेकंड कहा कि मैं जेल में हूँ तो मेरी पर्सनल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा चलिए मान लीजिए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आपने जो बनाया है आर्टिकल 21 में है वो वैलिड है, लेकिन मुझे आर्टिकल 19 में मेरा फ्री मूवमेंट का अधिकार है। आपने आर्टिकल 21 के अंदर तो चलो रिस्ट्रिक्शन लगा दी मेरे, लेकिन आर्टिकल 19 पे तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लग रहा है, और आर्टिकल 19 कहता है कि मेरी फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। और आर्टिकल 19 को रेस्ट्रिक्ट करने के सिर्फ दो ग्राउंड होते हैं, वो ग्राउंड होते हैं पब्लिक ऑर्डर और ट्राइबल एरिया के लिए, कि अगर पब्लिक ऑर्डर अगर गड़बड़ हो रही उसे संभालना है तो आपकी फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। जैसे आप देखते हैं कि कर्फ्यू लगा दिया जाता है, सेक्शन 124 लगा दी जाती है, आपकी फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट की जाती है क्योंकि पब्लिक ऑर्डर के लिए। सेकंड थिंग, मैं ट्राइबल एरिया में भी नहीं जा रहा हूँ और ना मैं पब्लिक ऑर्डर गड़बड़ कर रहा हूँ, ये दो ग्राउंड मेरे पे लग नहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी मुझे जेल में रखा गया है। तो किस आधार पे मेरा ये राइट टू फ्रीडम, फ्री मूवमेंट आपने छीना हुआ है? तो अगर आप मेरे अरेस्ट को आर्टिकल 21 के बेसिस पे नहीं अवैध घोषित कर सकते हैं तो मेरी अरेस्ट को 19(1)(d) के बेसिस पे करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बातें सुनी और उन्होंने जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ए के गोपालन में था। 6 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। 5 जजेस की बेंच को कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बेंच कहते हैं। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा इंटरप्शन हो गया था। सो 6 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, ठीक है। तो उन्होंने सीधे सीधे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को फेवर कर दिया। जजमेंट था 4-2 से, ठीक है। जो 2 लोग विपक्ष में थे जिन्होंने कहा नहीं ये लॉ सही नहीं, वो थे फजल अली, मेहरचंद महाजन, और जो 4 लोग थे वो हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे CJ कानिया, पतंजलि शास्त्री, बीजन कुमार एंड दास। सो ये थे। अब देखिए उसमें कौन, ये सुप्रीम कोर्ट चाहता तो वो इस एक्ट को गलत कर सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा था कि देश को बांटने वाले काफ़ी लोग हैं, अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं तो ये लोग वापस से हम लोग ऐसा जजमेंट दे देते हैं और सरकार को के फैसले को गलत बताते हैं तो कई लोग आए होंगे जो फिर से ये सब काम करना शुरू कर देंगे देश को तोड़ने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
सुप्रीम कोर्ट सेट प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ इज नॉट इक्वल टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पहली चीज़ तो आप जो कह रहे हैं, जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बराबर है, गलत बात है। प्रोसीजर स्टैब्लिश लॉ अलग है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अलग है। और आर्टिकल 21 पे, सॉरी यहाँ और ऑन होगा, ओम लिखा है, और ये मिस नहीं मिक्स होगा। एंड ऑन आर्टिकल 21 प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ इज इम्प्लीमेंट, वो इस पर आर्टिकल 21 पे प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ ही लगेगा। और आप मिक्स नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 21 और 19 को। आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 के अंडर आपकी गिरफ्तारी अगर वॉइड है तो जायज़ है, तो आप आर्टिकल 19 के थ्रू मेरी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करिए। आप मिक्स नहीं कर सकते हैं दो आर्टिकल को, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। चलिए ठीक हुआ सब। इसके बाद ये जो ए के गोपालन का जजमेंट है, ये आगे हैबियस कॉर्पस केस तक चलता रहा। हैबियस कॉर्पस केस तक ये आगे चलता रहा। और हैबियस कॉर्पस केस हुआ था इमरजेंसी के टाइम पे, और ये जो मेनका गांधी केस है ये हुआ 1977 के पास टाइम पे हुआ था। तो पहले समझते हैं कि हैबियस कॉर्पस केस के जो जजमेंट था उसे पलटने के लिए मेनका गांधी केस हुआ था। हम लोग अभी हैबियस कॉर्पस केस का जजमेंट समझेंगे क्या है, लेकिन उस जजमेंट, जो जजमेंट काला धब्बा था जुडिशरी पे, उसको पलटने के लिए मेनका गांधी केस हुआ था, जजमेंट आया था उसका। तो जून 1977 में मेनका गांधी ने अपना पासपोर्ट बनवाया था। उस पासपोर्ट गवर्नमेंट ने सीज कर दिया था, उन्हें लगा कि ये देश से भागने वाली हैं। तो पासपोर्ट सीज करना यानी है आपकी पर्सनल फ्रीडम और राइट टू मूवमेंट जो है, ये सब को रिस्ट्रिक्ट करना। मेनका गांधी ने केस किया सुप्रीम कोर्ट ने। 7 जजेस की जो बेंच थी वो बैठी, और इस बार सुप्रीम कोर्ट मूड में था कि जो गलती हमें एपीएस हैबियस कॉर्पस केस में हो गई थी उसे सुधारना है। और बहुत ही इस बार प्रोग्रेसिव उन्होंने डिसीजन दिया। हैबियस कॉर्पस केस को इनको पलटना था, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस केस का जजमेंट में 5 जज बैठे थे, और 4-1 से हैबियस कॉर्पस केस का जजमेंट आया था। जो एक जज सिर्फ जो खिलाफ खड़े हुए थे, जो सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे, वो थे हंसराज खन्ना, बहुत ही महान ज्यूरिस्ट। बाकी जो 4 जज थे जो फेवर में थे सरकार थे, वो जी थे चीफ जस्टिस ए एन रे, मोहम्मद हमीदुल्ला बेग, वाई चंद्रचूड़ एंड पी एन भगवती। अब आगे देखते हैं। तो उस जजमेंट के बाद तो हंसराज खन्ना ने तो रिजिग्नेशन दे दिया था, ए एन रे रिटायर्ड हो गए थे। लेकिन जो 2 जज थे, जो थे कि मुर्जा फजल अली जो थे, जो थे ये फजल अली उसी बेंच में थे मेनका गांधी केस में। फजल अली जो ए के गोपालन केस में जज थे, मुर्तज़ा फजल अली उनके बेटे थे, ठीक है। अब जजमेंट क्या आया? जजमेंट सीधा साधा कि जो गलतियां हुई उन्हें सुधारना है। तो जजमेंट क्या था? दो आर्टिकल 21 कंटेन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, इट डजंट मीन प्रोसीजर कुड बी एनीथिंग। हालांकि आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसीजर आप कुछ भी बना देंगे। जो प्रोसीजर बनेगा वो रीजनेबल होना चाहिए, और किसी की फ्रीडम आर्ट मतलब फंडामेंटल राइट्स के बीच में कोई दीवार नहीं है। जैसे एक गोपालन ने कह दिया था ना कि आप मिक्स नहीं कर सकते आर्टिकल, तो उन्होंने कहा कि कोई दीवार नहीं है, हम चाहे किसी की फ्रीडम आर्टिकल 19 से ले सकते हैं, चाहे आर्टिकल 21 से ले सकते हैं। आर्टिकल 21 की व्याख्या उन्होंने इतनी बड़ी की थी। उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है सिर्फ जिंदा रहना। राइट टू लाइफ का मतलब ये है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, एक गौरवपूर्ण जीवन जीना है। इसी के अंदर आपका आता है राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइवेसी, अडल्ट्री, ये सब जो चीज़ें निकलती हैं वो निकलती हैं आपकी आर्टिकल 21 से रिलेटेड। अब ये जो मेनका गांधी केस हुआ था, हैबियस कॉर्पस केस को पलटने के लिए जो गलती हुई थी हैबियस कॉर्पस केस में, उसे सही करने के लिए, तो हैबियस कॉर्पस में जो गलती हुई वो गलती मतलब ऐसे हुई कैसे, ये सब बात चली कैसे, कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ मीसा एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन से। प्रिवेंटिव डिटेंशन मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, तो मीसा एंड प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव डिटेंशन का मैंने आपको बताया था, अगर आपको इसको डिटेन करना है तो आपको लॉ बनाना पड़ेगा। तो इंडिया में ऐसे कई लॉ बने हैं, अभी भी एक दो हैं, काफ़ी हैं, एक दो क्या, एक दो से ज़्यादा हैं। तो उन्हीं में से एक लॉ का नाम है मीसा। मीसा उन्हीं में से एक लॉ है। तो मीसा इसी से बना था, ठीक है। अब समझते हैं कि मीसा के अंडर जो फ्रीडम नहीं मिली थी और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ फॉलो हो रहा था आर्टिकल 21 पे। और तो आप पहले ये समझ लीजिए कि वही मैंने जो बताया कि देयर शुड बी लॉ, रीजन शुड बी टोल्ड एंड राइट टू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक बार देख लेते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन कौन से इंडिया में है। ये काफ़ी खतरनाक बात है, इतने डिटेंशन बनाए गए हैं सिर्फ शक के बिना पे ठूंसने के लिए आदमी को जेल में। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन
1950 का रिपील्ड हो गया 1969 में, ठीक है ना। 1970 में मीसा बना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसी एक्ट के अंदर इमरजेंसी में गिरफ्तारी है, इसे कभी फनी टाइप में काफ़ी कह सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा एंड संजय एक्ट भी कहते थे। 1974 में कोफे कोसा, 1978 में ब्लॉक मार्केटिंग प्रिवेंशन एक्ट, 1980 में एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसी शायद यही रासू का यही है। और 1985 में काफ़ी खतरनाक टाटा इसकी जो संजय दत्त के जिस एक्ट के अंदर गए थे जेल, वो ये था। फिर 2002 में पोटो और यूएपीए एक्ट 1967 है, ये तब से अभी तक चल रहा है। अभी रिसेंटली 2009 में एनडीए गवर्नमेंट ने इसे और टफ बना दिया है। तो ज़्यादा एंटी नेशनल होने की कोशिश मत करना, वरना इसी एक्ट के अंदर डाल दिए जाओगे और शक की बिना पे डाल सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं, तो कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो ये हुआ इमरजेंसी, तो इमरजेंसी लग गई, ठीक है। तो इमरजेंसी लगी आर्टिकल 352 के अंदर। तो इसको सही हम आर्टिकल 352 के, तो आर्टिकल 352 के अंदर जब इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और वो आपके आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर देता है। आपके फ्री मूवमेंट का अधिकार ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जब आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी लगती है। लेकिन अगर सरकार को आपके और मूल अधिकारों को कम करना है तो आर्टिकल 359 के अंदर वो प्रेसिडेंट से एक ऑर्डर निकलवाएगी और वो ऑर्डर में लिखा होगा कि और कौन कौन से फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अलावा सस्पेंड होंगे। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी, 27 जून 1975 को प्रेसिडेंट का ऑर्डर आता है। ऑर्डर आया कि आर्टिकल 19 तो सस्पेंड है ही, आर्टिकल 14, 21 एंड 22 सस्पेंड हैं और कोई भी नागरिक हाई कोर्ट नहीं जाएगा इस वजह से कि उसके आर्टिकल 14, 21 और 22 का वायलेशन हुआ है। मतलब कि आर्टिकल 14, 21, 22 सस्पेंड है, ठीक है ना। अब ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया है, अब किसी का वायलेशन हुआ है और वो सोचे हाई कोर्ट चला जाए तो वो हाई कोर्ट भी नहीं जा सकता, हाई कोर्ट नहीं सुन सकता है इन याचिकाओं पे जो इन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होंगी। अब ऐसा बताता हूँ क्यों। हैबियस कॉर्पस जो केस है, हैबियस कॉर्पस केस का मतलब जो है वो है, हैबियस कॉर्पस का मतलब पहले समझ, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये एक रिट होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया है और आपको रीज़न भी नहीं बताया गया है और आपको गिरफ्तार कर लिया गया, पता नहीं कितने दिन से पुलिस आपको गिरफ्तार की है, तो आपके किसी साथी ने, रिलेटिव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका या हाई कोर्ट में लगाई। हाई कोर्ट में याचिका लगती है आर्टिकल 226 के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगती है आर्टिकल 32 के अंदर। तो वो सुप्रीम कोर्ट में कहेगा कि ये प्रिवेंटिव ऐसे ही उठा ले गए थे और कुछ पता नहीं है, तो ये कोर्ट एक रिट जारी करती है। तो उस रिट का नाम होता है हैबियस कॉर्पस की रिट। हैबियस कॉर्पस रिट उस पुलिस थाने या जहाँ भी अथॉरिटी को जाएगी और उससे कहेगी कि आप उस इंसान को मेरे सामने 24 घंटे के अंदर पेश करिए, कोर्ट कहेगा ये। तो इस वजह से हैबी आर्टिकल 22 जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, वो हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड है। तो अगर किसी को जेल में डाल दिया गया है और उससे रिलेटेड कोई हाई कोर्ट में याचिका लगाए कि मेरे इन रिलेटिव को जेल में डाल दिया गया है, तो हाई कोर्ट वो सुनवाई नहीं कर सकता है। ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर में लिख दिया गया था। अब सोचिए, टफ टाइम। आर्टिकल 14, 19, 21, 22 सस्पेंडेड है, मीसा एक्टिव है, बहुत सारे पीपल जेल में, हाई कोर्ट सुन नहीं सकता है। तो तब भी लेकिन लोगों ने कहा कि हम रिट पिटिशन डालेंगे हाई कोर्ट में, हम डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाई कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि हम सुने कि ना सुने याचिका को, क्योंकि प्रेसिडेंट के ऑर्डर में तो लिखा है कि हम याचिका सुन नहीं सकते हैं आर्टिकल 22 से रिलेटेड, और ये चार आर्टिकल, तो ये चार आर्टिकल सस्पेंडेड हैं और ये जो 22 आर्टिकल है ये हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड है और इसी से रिलेटेड है, रिट आई है मेरे पास और इसी से रिलेटेड याचिका सुन नहीं सकते हैं। लेकिन 9 हाई कोर्ट्स ने थोड़े सा साहस दिखाया और उन्होंने कहा कि हम सुनेंगे याचिका। तो गवर्नमेंट का वकील पहुंच गया और वो कहने लगा कि आप नहीं सुन सकते हैं, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है। तो हाई कोर्ट ने कहा भाई चिंता मत करो, हम बस ये चेक करेंगे कि जो गिरफ्तारियां हुई वो मीसा के अंडर हुई हैं कि नहीं हुई हैं, कम से कम ये तो चेक कर सकते हैं ना, मतलब वो प्रोसीजर तो चेक कर सकते हैं ना, भले ही प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ हो लेकिन प्रोसीजर तो चेक कर रहे हैं ना। और प्रिजनर्स का ये भी कहना था कि जो हमारी जो पर्सनल फ्रीडम है वो सिर्फ आर्टिकल 19 और 21 से तो आती नहीं है, वो नेचुरल जस्टिस से भी आती है।
तो उस पर भी कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हद पार कर दी और उसने मीशा में के संशोधन अमेंडमेंट किए। मीशा में सेक्शन 16A जोड़ा, 16 17A जोड़ दिया। 17A जोड़ा तो 17A से पहले ये जान लो कि एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है। मान लीजिए आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया, आपको डिटेन कर लिया गया, तो आपको 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता है। अगर 3 महीने से ज़्यादा डिटेन करना है आपको तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, वो अगर परमिशन देगा कि हाँ इसको रखो 3 महीने से ज़्यादा, तभी आप रखे जाओगे, वरना नहीं रखे जाओगे। और वो एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस के रैंक के लोग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, तो वहाँ पे इतना आसान नहीं होता है। तो उन्होंने कहा, ये लिख दिया मतलब सेक्शन 17 में ए में जोड़ के कि नहीं, एडवाइजरी बोर्ड की कोई परमिशन नहीं लगेगी, ऐसे कि किसी को कितने भी दिन तक, साल तक रख सकते हैं। सेक्शन 18 में तो हद पार कर दी, कहने लगे कि जो पर्सनल फ्रीडम है तुम्हारी वो नेचर वेचर लॉ से कहीं से नहीं मिलेगी, वो सिर्फ आर्टिकल 19 और 21 से मिलेगी। सारे रास्ते बंद करने के थे चक्कर में 39 अमेंडमेंट किया मीसा में और इसे डाल दिया 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल में डालने का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक्ट 9th शेड्यूल में चला जाए तो कोर्ट उस एक्ट के बारे में सुनवाई नहीं कर सकता है। अगर कोई एक्ट 9th शेड्यूल में हो, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँ उस एक्ट के बारे में कहूँ सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को चेक करूँ, तो कहेगा मैं चेक ही नहीं कर सकता हूँ, ये 9th शेड्यूल में है। जैसे अब ये तो एक्टिव नहीं है क्योंकि केशवानंद भारती केस में इस चीज़ को पलट दिया गया था, इसको खारिज किया गया था। तो अब देख लीजिए, आर्टिकल इतने सारे अमेंड कर दिए, 9th शेड्यूल में डाल दिया है। अब यहाँ पे वही होता है हेबियस कॉर्पस केस और एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला। ये शिवकांत शुक्ला भाई साहब, हाँ, तो हेबियस कॉर्पस केस और एडीएम जबलपुर वैसे शिवकांत शुक्ला केस 1976 में होता है, इसी को हेबियस कॉर्पस केस कहते हैं। तो शिवकांत शुक्ला नाम के इंसान थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट किसने करवाया? जबलपुर के एडीएम थे, उनके कहने पे अरेस्ट हुए। मीसा के अंदर ये एडीएम एसडीएम ही लोग के ऑर्डर पे अरेस्ट होते थे। तो उन्होंने वही पिटीशन, वो जो 9 हाई कोर्ट में पिटीशन थी लोगों ने डाली थी, उन्हीं में से एक ये भी था, ठीक है। तो अब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। वही गवर्नमेंट का वकील गया, उसने सुप्रीम कोर्ट में यार कहा कि ये हाई कोर्ट गलत कर रहे हैं, ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हैं, ये सुनवाई नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ सही है, कि मतलब हाई कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि जब प्रेसिडेंट का ऑर्डर निकल चुका है तो हाई कोर्ट को अधिकार नहीं है कि वो सुनवाई करे। तो यहाँ पे 5 जजेस की बेंच बैठी। इस जज में कौन थे? A.N. रे, हंसराज खन्ना, मोहम्मद हमीदुल्ला बेग, पी.एन. भगवती, वाई.वी. चंद्रचूड़। जजमेंट इतना प्रोग्रेसिव नहीं थी, 4-1 के हिसाब से जजमेंट आया। जजमेंट सरकार के पक्ष में था। अब क्यों पक्ष में था ये सुनिए। अब आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि 1976 ये चल रहा है और मेनका गांधी का जजमेंट 1978 में आया था। तो अभी कौन सा जजमेंट है? A.K. गोपालन वाला जजमेंट चल रहा है, यानी आर्टिकल 21 पे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीसा के अंडर जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो वैलिड हैं, क्योंकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। हम सिर्फ प्रोसीजर चेक कर सकते हैं, आर्टिकल 21 में प्रोसीजर सिर्फ चेक कर सकते हैं हम, और कोई चेक नहीं कर सकते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सही है, दोनों सदनों से पारित हुआ है, सब सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 21 प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ को फॉलो करता है, तो हम कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को उस टाइम कुछ साहस दिखाना चाहिए था, लेकिन उस टाइम दिखा नहीं पाया सुप्रीम कोर्ट साहस। और हाई कोर्ट ने कोशिश की कि जनता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। प्रोग्रेसिव जजमेंट नहीं था, तो यही वो काला धब्बा था जो सुप्रीम कोर्ट के माथे पे था कि आपको प्रोग्रेसिव जजमेंट देना चाहिए था, इन सबको खारिज करना चाहिए था, सरकार की चीज़ों को। इसी जजमेंट को पलटने के लिए मेनका गांधी जजमेंट आया था, मेनका गांधी केस में जो हुई थी काम। अगस्त अगस्त 24 2017 सुप्रीम कोर्ट की 9 जज की बेंच बैठी थी जो फैसला करने वाली थी राइट टू प्राइवेसी पे, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर, आपने भी काफ़ी न्यूज़ में देखा होगा, राइट टू प्राइवेसी का इशू उठा था। इस बेंच ने एक्सेप्ट किया कि हेबियस कॉर्पस का जजमेंट फ्लॉड था और ये गलत हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने गलत टाइम उस टाइम जजमेंट दिया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो जजमेंट ये लिखा गया था वो D.Y. चंद्रचूड़ जी ने लिखा था, जो कि सन थे वाई वी चंद्रचूड़ के। जो वाई वी चंद्रचूड़ जो थे ये जज थे हेबियस कॉर्पस केस में। फादर सेड registrar legal and son later said registrar fraud. This judgment also came back on Supreme Court. सो लेटर क्या किया गया? 44th अमेंडमेंट हुआ, आपने सुना होगा, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी 42 44 को कह सकते हैं। इसने काफ़ी टफ बना दिया इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करना।
So this is all about MISA and Preventive Detention Act. We have to open eyes and question on the things done by government. It is unfortunate to know that no democratic country in the world has made preventive detention as an integral part of the constitution. But in India, Preventive Detention Act is yet active. Recently 2019 में इंडिया गवर्नमेंट ने भी यूएपी एक्ट को अमेंड किया है। इस पर काफ़ी हमारे मीडिया में कोई बहस नहीं हुई, प्रिवेंट इतना जिसका इतिहास इन एक्ट्स को लेके ख़राब रहा है उस पर वैसे वो बीजेपी वाले काफ़ी कहते हैं ब्लैक डे मनाते हैं इमरजेंसी को, और फिर वो वही ऐसा खुद एक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने गड़बड़ सब मचाई हो। तो आपको भी समझना चाहिए गवर्नमेंट क्या चीज़ें कर रही है, क्या चीज़ें नहीं कर रही है। ऐसे एक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होने चाहिए लेकिन उनकी इतनी पावर नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, सो थैंक यू वेरी मच एंड दिस इज़ माई फर्स्ट लेक्चर। मुझे मतलब ऐसा कोई यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है जो मैंने लेक्चर डाला है, बस ऐसे टॉपिक पर मुझे बात करना अच्छा लगता है। कोई है नहीं मेरे पास डिबेट करने के लिए, बात करने के लिए कुछ सुनने वाला है नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना यही ट्राई करते हैं, मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू।